बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शाहजहान गौरी एक बिल्कुल ही नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का लेक्चर जिस टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा वो है जी केमिकल फार्मूला। तो आज के लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी कि एक केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज़ फार्मूला मास। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, यानी कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला या कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले से या कीमियाई फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। सो एक कंपाउंड का कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये किया जाता है कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। यानी कि दो एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो पॉजिटिव आइन वाला एलिमेंट होता है उसे हम बाएं जानिब लिखते हैं, और नेगेटिव आइन वाले जो एलिमेंट है उसे हम दाएं जानिब लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। आप इसमें देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो टॉप राइट कॉर्नर ऊपर वाले दाएं कोने पर वो लिखा जा रहा है। यही चार्ज जो होता है वो वैलेंसी होता है। वैलेंसी वाले टॉपिक में आपने यकीनन इस हवाले से पढ़ा होगा कि जो आयंस का चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है। सो अगर हम इसे देखें, यानी कि दोनों आयंस की वैलेंसी उनकी अलामत के ऊपर दाएं कोने पर लिख दी जाती है। तो ये आप नीचे जिस तरह के एग्जांपल्स हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वगैरह, इनमें सभी पर देखें वैलेंसी यानी चार्ज को ऊपर की जानिब दाएं कोने पर लिख दिया गया है। तो ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसके बाद ये हम करते हैं कि दिस वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ ब्रॉट टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। यानी हम करते क्या हैं कि दोनों आइंस की वैलेंसी को इन दोनों के निचले कोने पर दाएं जानिब का क्रॉस एक्सचेंज के तरीका से ले लिया जाता है। अब ये क्रॉस एक्सचेंज का तरीका क्या है, ऊपर अगर हम देखें तो लिखा हुआ था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर वैलेंसी थी। अब हम क्या करते हैं, Na का जो पॉजिटिव साइन है उसे Cl के जो है टॉप Cl नेगेटिव के लोअर राइट कॉर्नर यानी निचले कोने पर दाएं जानिब लिखा जाता है। और बिल्कुल सेम इसी तरह जो Cl नेगेटिव है इसका नेगेटिव साइन या इसकी वैलेंसी को हम जो सोडियम था Na था उसके निचली जानिब दाएं कोने पर ले आते हैं। पहले ऊपर वाली जानिब दाएं कोने पर थे, अब निचली जानिब दाएं कोने पर हैं, पर इस दफ़ा क्रॉस एक्सचेंज हो चुके हैं। बिल्कुल इस तरह Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव के साथ भी हम यही करेंगे। ठीक है। सो ये था क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि जी इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। ठीक है। अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो उन्हें ऑफसेट यानी कैंसिल कर दिया जाता है और केमिकल फार्मूले में नहीं लिखा जाता। अब ऊपर क्रॉस एक्सचेंज के बाद NaCl, CaCl2 और CaO उन्होंने लिखा हुआ है। आप देखें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है। Na पॉजिटिव के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव 1 है। Cl नेगेटिव के साथ भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है Cl नेगेटिव 1 है। अब पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल हो गए। ठीक है। अब उसके बाद ये जो Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव है इसमें भी एक 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है। और जो CaCl2 है उसके केस में क्या हुआ, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव था और Cl के साथ नेगेटिव था। ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला था वो Ca के नीचे दाएं कोने पर आया था, और जो Ca का 2 पॉजिटिव था वो Cl के नीचे दाएं कोने पर आया था। तो हम अमूमन ऐसा करते हैं, मतलब ये रूल है कि अगर चार्ज के साथ
मगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का चार्ज एक हो, यानी कि पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो नेगेटिव की ये जो 1 है ये इसमें नहीं लिखते, और Cl जो है उसके साथ हम 2 वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है। वैलेंसीज अगर एक जैसी हो तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, अगर वैलेंसीज एक जैसी ना हो तो उन्हें कैंसिल नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये जो कैंसिलेशन का तरीकाकार है, इस बात को जहन नशीन रख लें कि पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। जो पॉजिटिव जो है उसके साथ सिंबल 1 और 1 यानी कि सिंबल कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर मैंने आपको पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 के हवाले से बताया था, तो उसमें मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये था कि जो सेम वैलेंसीज हैं, यानी कि 1 1 कैंसिल होगी, 2 2 कैंसिल होगी, साइंस पर नहीं जाना, ठीक है। यकीनन अभी आपको समझ लग गई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं। इफ़ एन आयन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड अ रेडिकल bearing a net charge on it, for example SO4 2 negative यानी कि सल्फेट आयन एंड PO4 3 नेगेटिव यानी फॉस्फेट आयन, then net charge 4 represents the valency of radical। देखें, आयन एक ऐसी स्पीशी होती है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं हम आयन। अब रेडिकल क्या चीज़ है? रेडिकल भी एक आयन ही है, पर इस केस में एक ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज होता है, यानी कि इफ़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैव चार्ज इट इज़ कॉल्ड रेडिकल, यानी कि एक ग्रुप है एटम्स का, उस पर चार्ज है तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो जो रेडिकल पर चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इनका केमिकल फार्मूला इस तरह से लिखते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज़ रिटन एज एक्सप्लेन इन 3 and 4 पॉइंट, यानी कि जो 3 और 4 पॉइंट में जो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी कि राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस क्या है? इसमें क्या करते हैं कि ब्रैकेट के नीचे जो हम चार्ज होता है वो लिख लेते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है, यानी कि अगर हम देखें एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला तो है Al2 इंटू SO4 इंटू थ्राइस, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो Al2 था ना वो SO4 से लिया गया था, ये जिस तरह के ऊपर लिखा हुआ है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। वो 2 जो Al के पास 2 आया है ना वो SO4 से आया है, और SO4 थ्राइस के साथ जो 3 आया है वो Al से आया है। अगर आप ऊपर वाले पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये भी आपको समझ लग जाएगी। इसी तरह बिल्कुल जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला है Ca3 इंटू PO4 इंटू ट्वाइस, ठीक है ना। ट्वाइस का मतलब होता है 2 और थ्राइस का मतलब होता है 3। अब ये जो Ca के ऊपर जो चार्ज था वो था पॉजिटिव 2 और PO4 के साथ जो चार्ज था वो था नेगेटिव 3। तो इनको क्रॉस एक्सचेंज जब किया जाता है तो Ca के नीचे 3 आ जाता है और PO4 को ब्रैकेट में लेकर इसके नीचे 2 आ जाता है। सेम उसी तरह जो तीसरे और चौथे पॉइंट में बयान किया गया है, यानी कि क्रॉस एक्सचेंज किया जाता है और जो सेम वैलेंसी होती है उन्हें कैंसिल किया जाता है, पर इसे पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थे स्टेप्स केमिकल फार्मूला को लिखने के, ठीक है ना। तो क्या जाता है? सबसे पहले पॉजिटिव आयन को दाएं तरफ लिखा जाता है, नेगेटिव आयन को बाएं तरफ लिखा जाता है। फिर इन आयंस की वैलेंसी को इनके जो निचला कोना होता है लोअर राइट कॉर्नर उस पर क्रॉस एक्सचेंज कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर एक जैसी वैलेंसी हो तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, चार्ज को कैंसिल नहीं किया जाता, वैलेंसी के नंबर को कैंसिल किया जाता है, ठीक है। और अगर एक जैसी ना हो तो उन्हें वैसे का वैसा ही लिख लिया जाता है, उन्हें कैंसिल नहीं किया जाता, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स है। अब रेडिकल के नतीजे में क्या, रेडिकल जो होता है उसमें हम ब्रैकेट लगाकर क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है जी एम्पिरिकल फार्मूला। सो व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला को समझने से पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लेते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। यानी कि मैं जस्ट आपको एक समरी बता देता हूँ। अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं ना उन सब की तादाद को लिखा जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में
क्या किया जाता है, जितने भी कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की तादाद को मेंशन किया जाता है, ठीक है, उन सबको लिखा जाता है। अब हम आते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की जानिब, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं जी, एक रेशो ले लेते हैं इनके दरमियान, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाता जाऊंगा, अब आपको इस रेशो वाले अमल की भी समझ लग जाएगी कि ये है क्या चीज़। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, उसे हम क्या करते हैं जी, जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है ना किसी कंपाउंड की, उसकी मदद से डिटरमिन किया जाता है। अब ये एक लंबी चौड़ी टर्म है और यहाँ हम सिर्फ यही करते हैं कि हम जो सिंपल एग्जांपल्स है वही देखते हैं, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स में नहीं जाते, ठीक है जी। तो सबसे पहली है सिलिका का केमिकल फार्मूला, सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला। द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका, जिसे हम आम जुबान में रेत भी यानी सैंड भी कहते हैं, हैज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज SiO2, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जो सिलिका है, जिसे हम रेत भी कहते हैं, उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन में की रेशो होती है 1:2, ठीक है ना। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला SiO2 लिखा जाता है। अब SI के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जो 1 था रेशो में वो SI के लिए था और जो 2 था वो O के लिए था। बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज में जो कार्बन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होती हैं, उसकी सादा तरीन अददी निस्बत 1:1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, ठीक है। वैसे तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। अब 6, 12 और 6 की अगर हम रेशो लें तो 6:1:6, 6:2:12 और 6:1:6, ठीक है। तो ये 1:2:1 आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो CH और O है, C के साथ 1 लिख देते हैं, एक को वैसे लिखा नहीं जाता, H के साथ 2 लिख देते हैं और O के साथ भी 1 होता है, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखते। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के आपस में मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मतलब पहले भी बयान किया जा चुका है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें क्या होता है जी, एक जो आयन होता है वो घिरा होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज आयन है वो ऑपोजिटली घिरा होता है नेगेटिवली चार्ज आयन से, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है ना, उनका जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं जी फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। एक दीवार है, ठीक है, दीवार एक ईंट से मिलकर बनती है, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं। हर एक ईंट को आप फार्मूला यूनिट कह सकते हो, ठीक है जी। So it is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in ionic compound। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, सादा अद्दी निस्बत होती है, किसकी होती है, आयंस की होती है, जो कि आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हम सादा अल्फाज में यही कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं, ठीक है ना। जाहिर है सादा अद्दी निस्बत तो सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला की होती है, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स को भी लिखा जा सकता है और इस तरह हम होल नंबर रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा ये एक एग्जांपल है जी, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl, ठीक है। तो जो है हमारा जो खाने का नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, उसका फार्मूला है NaCl। ये मुश्तमिल होता है एक Na पॉजिटिव आयन पर और एक Cl नेगेटिव आयन पर, ठीक है ना। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है NaCl। ज़ाहिर है आयनिक कंपाउंड है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। याद रखिएगा जो हम आगे पढ़ने लगे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आयनिक कंपाउंड से रिलेट नहीं करता, ठीक है, वो ट्रू कोवलेंट कंपाउंड से रिलेट करता है, ठीक है। और वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी तरह जो पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr, वो भी एक एम्पिरिकल फार्मूला ही है और ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला।
जिस तरह जो होते हैं आयनिक कंपाउंड वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नतीजे में मिलने से बनते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के नतीजे में फार्मूला यूनिट्स बनते हैं और फार्मूला यूनिट्स में से मिलकर बनते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जो मालिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं मालिक्यूल्स, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं आयंस और आयंस के मिलने से फार्मूला यूनिट, यानी कि फार्मूला यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मालिक्यूल्स हैं वो एटम्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं मालिक्यूल्स, ठीक है जी। ये आयंस के मिलने से मालिक्यूल्स नहीं बनते, ठीक है जी, ज़हन नशीन कर लीजिए। So these molecules are represented by molecular formula that show actual number of atoms. It not represent the simple whole number ratio, but it represents actual number of atoms of each element present in molecule of that compound. यानी कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की जो एक्चुअल जो है अमाउंट या फिर असल मिकदार जो होती है उसे शो करता है क्या जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेसिक फ़र्क ही यही है कि इंपीरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो को ज़ाहिर करता है और आयनिक कंपाउंड्स को शो करता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो जो एक्चुअल अमाउंट है उसे शो करता है, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला के दरमियान एक रिलेशनशिप है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला इज इनटू एन, जबकि एन जो है 1, 2, 3 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह के बेंजीन है उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, यानी कि जो बेंजीन है उसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अगर हम इसका इंपीरिकल फार्मूला लिखना चाहें, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला CH निकलेगा, क्योंकि 6:6 इज इक्वल टू 1:1 विच इज इक्वल, सो जो 1 है उसे हम लिखते ही नहीं है तो इसलिए हम CH लिखेंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। अब एक और रिलेशन बताने लगा हूँ। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इंपीरिकल फार्मूला जो होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उसे ही हम इंपीरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है ना। कुछ केसेस में चूँकि एक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके हम फर्दर रेशियो नहीं ले सकते, तो इसलिए हम जो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वही उनके हम इंपीरिकल फार्मूला ही लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल SiO2 है, सिलिका है, ठीक है ना। सिलिका का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी SiO2 है और इंपीरिकल फार्मूला भी SiO2 है। बिल्कुल इस तरह वाटर का फार्मूला है H2O, ठीक है ना। अब पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि 2:1, ठीक है। तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वही उसका इंपीरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। अब 1:2 को मज़ीद हम उसकी रेशियो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। अब ये एक टेबल है, इस टेबल में इंपीरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे गए, इसे एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा। अब हमारा सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। अब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सिंपली मैं आपको बताऊं कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को अगर हम जमा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब जो Cl2 यानी कि 2 क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब 35.5 को प्लस करें 35.5 से तो निकलेगा आंसर 71, तो वही 71 मॉलिक्यूलर मास होगा Cl2 का। अब Cl2 मॉलिक्यूल है, अगर अकेला Cl होता तो वो एटम होता, ठीक है ना। एक या एक से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह जो वाटर होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास वो 1 होता है, तो 1 + 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 = 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक मास वो 16 होता है, और तो 16 + 2 कितने हो गए? 18।
अब इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका है 44, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, उन्हें हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनका मास होता है फार्मूला मास, ठीक है ना। दूसरे अल्फाज में फार्मूला मास इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में होते हैं फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स में मौजूद जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम अगर हम उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं और अगर हम उन्हें जमा कर दें तो क्या बनता है जी, वो उसका बनता है फार्मूला मास। अब ये कहेंगे कि जो फार्मूला यूनिट होता है वो तो आयन से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर आप जो आयंस का जो ओवरऑल होता है आयनिक मास, ठीक है ना, उनका एटॉमिक मास जो आयंस का होता है, अगर आप वो भी काउंट कर लें तो तब भी आंसर क्या आएगा, फार्मूला मास ही आएगा। और अगर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम उससे रिलेट करते हैं, यानी कि अगर हम सोडियम आयंस का जो एटॉमिक मास है और क्लोरीन आयन का एटॉमिक मास है, अगर हम वही काउंट करें तो फिर भी वही आएगा हमारा आंसर। अगर हम क्लोरीन एटम और सोडियम एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करें तो फिर भी हमारे पास जो आएगा आंसर वो जो होता है वो फार्मूला मास ही आएगा, ठीक है। आंसर हमारा वही आएगा। सो आज हमने 4 टॉपिक कवर किए हैं, जिनमें है केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।